Assalamu alaikum everyone. Welcome back to Ultra Brains Academy. So we have started heading currently. हम स्टार्ट कर चुके हैं बायो एनर्जेटिक्स चैप्टर 4 और बायो एनर्जेटिक्स में हम लोगों ने स्टार्ट किया है टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लाइट रिएक्शन को डिस्कस किया था, उसमें हम लोगों ने डिफरेंट स्टेप्स को डिस्कस किया था, इलेक्ट्रॉन फ्लो को डिस्कस किया था। टुडे we are going to discuss dark reaction, but before understanding dark reaction, उससे पहले हम लोगों ने एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करना है जिन पे लाइट और डार्क रिएक्शन दोनों बेस करते हैं। क्लियर? जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि लास्ट जो रिएक्शन था, जो लाइट रिएक्शन था, उसमें क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन आता है फोटो सिस्टम को, इलेक्ट्रॉन नहीं सॉरी फोटोन आता है पैकेट ऑफ लाइट, लाइट आती है फोटो सिस्टम को हिट करती है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है, राइट, और इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन से बनती है एटीपी, राइट। उस एटीपी की जो फॉर्मेशन है, उस एटीपी की फॉर्मेशन कैसे होती है, उसके लिए हम लोग एक हाइपोथेसिस पढ़ते हैं जिसको कहते हैं केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। अब केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस है क्या, इसको अंडरस्टैंड करने से पहले हमारे पास क्या होता है, रिस्पायरेशन में, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, एटीपी की प्रोडक्शन होती है, लाइट रिएक्शन में एटीपी बनता है जो कि डार्क रिएक्शन में यूज हो जाता है। आज के टॉपिक का मेन जो फोकस है वो डार्क रिएक्शन ही है, राइट। आज के लेक्चर में हम लोग डार्क रिएक्शन ही स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है बैकग्राउंड को। तो हमारे पास जो एटीपी की फॉर्मेशन है, जो लाइट रिएक्शन में यूज हुई थी, बनी थी, उसकी फॉर्मेशन हुई थी, वही जो एटीपी है वो जाके डार्क रिएक्शन में यूज होता है। तो ये जो एटीपी की प्रोडक्शन है, इसको हम लोग कहते हैं फॉस्फोराइलेशन। वी कॉल इट फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन क्या है, एटीपी प्रोडक्शन है। अब अगर हम लोग एटीपी के प्रोडक्शन को देखें, अगर हमारे पास लाइट रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन है, मींस लाइक फोटोसिंथेसिस है या रिस्पायरेशन है, उसका मेन पर्पस क्या है, एटीपी का बनना, राइट। लेकिन फोटोसिंथेसिस में साथ साथ में क्या बनता है, ग्लूकोज भी बनता है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में लाइट रिएक्शन में जो एटीपी बना वही डार्क रिएक्शन में यूज होगा, जबकि रिस्पायरेशन में जो एटीपी बनता है उसको हम अपने डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए फिर आगे जाके यूज करते हैं, राइट। तो एटीपी के प्रोडक्शन को क्या कहते हैं, फॉस्फोराइलेशन। अब ये जो फॉस्फोराइलेशन है, ये जो एटीपी का प्रोडक्शन है, ये बेसिकली तीन तरीकों से होती है। ये बेसिकली तीन तरीकों से होती है। कौन कौन तरीके, कौन कौन सा मेथड्स? सबसे पहले अगर हम मेथड को देखें तो इसको कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। नाम आप लोगों ने सुना होगा, आपके बुक में बड़ा बड़ा जो है ये वर्ड गिवन है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। अब सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में क्या होता है, इसमें किसी भी हाई एनर्जी कंपाउंड से डायरेक्टली एटीपी बन जाता है, मतलब एक डायरेक्ट सिंथेसिस होती है एटीपी की, राइट। जैसे कि अगर हम देखें हमारे पास ग्लाइकोलिसिस में, खैर यहाँ लेक्चर्स में तो हम लोगों ने नहीं किया, बट हम जब लाइव लेक्चर्स कर रहे थे, अगर वहां से कोई स्टूडेंट देख रहा हो ये लेक्चर तो आपको रिमेम्बर होगा कि जब हम लोग ग्लाइकोलिसिस पढ़ रहे थे तो ग्लाइकोलिसिस में हमारे पास एक फोस्फोइनोल पायरुवेट बना था। इफ यू रिमेम्बर, उसमें क्या बना था, फोस्फोइनोल पायरुवेट। नेक्स्ट लेक्चर में वैसे भी हम लोग ग्लाइकोलिसिस स्टडी करने वाले, पर आपको ये पॉइंट क्लियर और भी हो जाएगा। तो वो जो फोस्फोइनोल पायरुवेट था, ये फोस्फोइनोल पायरुवेट जब कन्वर्ट हो जाता है, जब इसकी कन्वर्जन होगी तो इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा एक पायरुवेट, एक इससे बनेगा पायरुवेट और साथ में बनेगी एटीपी। साथ में क्या बनेगी, एटीपी बनेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, लेकिन फोस्फो का वर्ड जहां भी आता है दैट मीन्स एटीपी। जब यहां से पायरुवेट निकला तो मीन्स यहां से क्या हुआ, इसने फोस्फेट को लॉस कर दिया। वो फोस्फेट जो है वो
कंबाइन हो जाता है एडीपी के साथ और बनाता है एटीपी। तो अब इस किस्म के एटीपी फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, क्योंकि ये एक डायरेक्टली हाई एनर्जी मॉलिक्यूल से हमारे पास पायरुवेट के साथ क्या बना, एटीपी बना। ऐसे सिंथेसिस को हम लोग सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। और अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हमारे पास सबस्ट्रेट लेवल जो एटीपी फॉर्मेशन है वो कितना होता है, मतलब किसी भी कंपाउंड से जब डायरेक्ट सिंथेसिस होती है तो वो एटीपी जो है वो कितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं। सो इंशाल्लाह जब हम लोग ग्लाइकोलिसिस है, क्रेब्स साइकिल्स है, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे तब आपको ये पॉइंट और भी क्लियर हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट सिंथेसिस या फिर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। अब बात आती है हमारे पास केमियोस्मोसिस की। देखें इसके बाद जो दूसरा प्रोसेस है, दिस इज फर्स्ट वन। सेकेंड वन जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता रही हूँ, अच्छे से इसको नोट करें। फोटोफॉस्फोराइलेशन है। और थर्ड वन हमारे पास है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बेसिकली होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जबकि अगर हम बात करें फोटोफॉस्फोराइलेशन की तो यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है फोटो का। फोटो का मतलब क्या, लाइट आएगा, ठीक है। लाइट के प्रेजेंस में क्या होगा, एटीपी की प्रोडक्शन होगी। सो कॉमन सेंस की बात है कि ये कहाँ पे होगा, क्लोरोप्लास्ट में। अब अगर हम देखें जो एटीपी प्रोडक्शन हमारे पास क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है या हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, ये दोनों एक स्पेसिफिक थ्योरी को फॉलो करते हैं और उस थ्योरी का नाम है केमिओस्मोटिक थ्योरी या फिर केमिओस्मोटिक हाइपोथेसिस जो है उसको ज्यादा कहना अच्छा रहेगा, राइट। तो अब डिस्कस करते हैं केमिओस्मोटिक हाइपोथेसिस को। इतना आप लोगों को क्लियर हुआ कि हमारे पास क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी की प्रोडक्शन होती है, क्लोरोप्लास्ट में एटीपी की प्रोडक्शन होती है। और जितना हम लोगों ने अब तक डिस्कस किया है, इवन लाइव सेशंस में भी ये बात अच्छे से डिस्कस हुई थी, आज भी। इससे पहले जो लाइव रिएक्शन था उसमें तो खैर इसकी बात नहीं आई थी, बट आज जो लाइव रिएक्शन है उसमें हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। या फिर इवन जो ईटीसी में, तो एटीपी के प्रोडक्शन के लिए क्या होता था, अगर हम ईटीसी की बात करें, या मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी लाइव सेशन में ये पॉइंट हो चुके हैं, ये टॉपिक्स वहां पे कवर हो चुके हैं, इस वजह से मैं आई एम अगेन रिपीटिंग दिस, अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग दिस। तो अगर ईटीसी में एटीपी प्रोडक्शन है या फिर क्लोरोप्लास्ट में है, क्लियर, दोनों में क्या होता है, दोनों में हाइड्रोजन ग्रेडियंट बनता है, हाइड्रोजन ग्रेडियंट बनेगा, क्लियर, और उसके बाद एक फोर्स जनरेट होगी और उस फोर्स के जनरेशन से हमारे पास एटीपी की प्रोडक्शन होती है। अभी आप लोग सिर्फ इतना याद रखें कि फोटोफॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है या क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है, ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों केमिओस्मोटिक हाइपोथेसिस को फॉलो करते हैं। अब केमिओस्मोटिक जो हाइपोथेसिस है इसके अपने कुछ स्पेसिफिक यू कैन से कुछ एजम्पशंस हैं, उन एजम्पशंस को हम फॉलो करेंगे तो यस हमारे पास एटीपी जो फॉर्मेशन है माइटोकॉन्ड्रिया में या क्लोरोप्लास्ट में वो किसके बेस पे होती है, केमिओस्मोटिक हाइपोथेसिस के बेस पे होती है। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास होता है क्या है, केमिओस्मोटिक हाइपोथेसिस जो है ये क्या करता है, ये 4 एजम्पशंस देता है एटीपी के फॉर्मेशन के लिए। वो 4 एजम्पशंस क्या क्या होती है, उन एजम्पशंस को समझने से पहले ये समझते हैं कि हमारे पास ये क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट है, क्लियर। क्लोरोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट होते हैं, थाइलाकोइड्स। इन थाइलाकोइड्स में अगर हम इसको इस तरह जूम करके आपको मैं दिखाऊं, ये हमारे पास क्या है, एक थाइलाकोइड है। इतना तो खैर बड़ा नहीं होता, मैंने कुछ ज्यादा बड़ा बनाया, बट आपको चीजें समझानी है। तो यहाँ पे क्या होता है, इस थाइलाकोइड स्पेस के अंदर हाइड्रोजन ग्रेडियंट जो है वो बढ़ता है, हाइड्रोजन ग्रेडियंट जो है वो यहाँ पे बढ़ता है और इसमें प्रेजेंट होते हैं कुछ F1 F0 पार्टिकल्स।
यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, F1 F0 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी कहते हैं, राइट, या इसको हम लोग F चैम्बर के नाम से भी जानते हैं। ये क्या करते हैं, जब यहाँ पे ग्रेडियंट बढ़ेगा तो ये क्या करेंगे, इसी के जरिए बाहर आएंगे और इनके यहाँ से जो फोर्स जनरेट होगा, क्लियर, उसको हम लोग ईएमएफ के नाम से भी जानते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। उस फोर्स से यहाँ पे क्या होगा, ये जो हेड है, ये जो हेड है आगे हम डिटेल में डिस्कस करें, लेकिन अभी आपको मैं जस्ट वो बैकग्राउंड दे रही हूँ। तो ये हेड क्या करेगा, ये रोटेट करेगा, इसमें प्रेजेंट होता है एटीपी सिंथेज, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, एटीपी सिंथेज। ये हेड जो है ये रोटेट करेगा और इसके रोटेशन से हमारे पास एडीपी और पीआई कंबाइन होंगे, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और हमारे पास बनेगा एटीपी। और ये चीज जो है हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया वाले चैप्टर में जब हम सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन स्टडी कर रहे थे, वहां पे हम लोगों ने ये चीज डिटेल में डिस्कस की है माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में। सो होपफुली आपने वो लेक्चर अगर देखा हो तो यहाँ पे ये चीजें आपको और भी क्लियर होंगी, और अगर नहीं देखा तो मस्ट जाके देखिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। क्लियर, तो ये हमारे पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा, थाइलाकोइड, जो थाइलाकोइड स्पेस है अंदर, उसमें क्या बनेगा, उसमें हाइड्रोजन ग्रेडियंट बनेगा, उससे फोर्स जनरेट होगा। बट अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे जो फॉस्फोराइलेशन है वो कौन सी है, फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्यों, क्योंकि इसमें लाइट यूज होता है। और यहाँ पे जो होगा वो कौन सा है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब यहाँ पे क्या होता है, ये हुआ माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन, ये इसका हुआ इनर मेम्ब्रेन जो कि इनफोल्डेड होता है। अब इसके इनर मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होता है, इसके इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है F1 F0 पार्टिकल्स, राइट। तो यहाँ पे ये जो इनर मेम्ब्रेन स्पेस है, ये इसका क्या हुआ, इनर मेम्ब्रेन हुआ, और ये इसका आउटर मेम्ब्रेन, ये इसका क्या है, इनर मेम्ब्रेन स्पेस है। इस इनर मेम्ब्रेन स्पेस में क्या होता है, हाइड्रोजन ग्रेडियंट जो है वो इंक्रीज होता है। अगर आप लोगों ने लाइव सेशन में देख रखा हो ETC, तब आपको ये अब बहुत ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे हम लोगों ने काफी डिटेल में इस चीज को डिस्कस किया है। तो अगर यहाँ पे हम देखें, हाइड्रोजन ग्रेडियंट जो है वो इनर मेम्ब्रेन स्पेस में बनता है, यहाँ से क्या होगा, एक फोर्स जनरेट होगी, फिर से ये मैट्रिक्स में आएंगे। मैट्रिक्स में क्या होता है, हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, ये आएंगे मैट्रिक्स में, और यहाँ से फिर एडीपी और पीआई करीब आएंगे और बनेगा एटीपी, राइट। तो दोनों में तकरीबन सेम प्रोसेस चलता है, एटीपी ग्रेडियंट बनता है और तभी हमारे पास एटीपी बनती है। तो ये जो एटीपी प्रोडक्शन है जो क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है, ये जो एटीपी प्रोडक्शन है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, फोटो फॉस्फोराइलेशन है या फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है, दोनों क्या करते हैं, दोनों केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस जो है उसको फॉलो करते हैं। अब केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस हमें क्या कहता है, सबसे पहले देखें, हम अभी स्टडी करेंगे, कुछ ही देर में हम स्टडी कर रहे हैं डार्क रिएक्शन में कि बेसिकली होता क्या है जब हमारे पास हाइड्रोजन ग्रेडियंट बनता है, और तब उसी हाइड्रोजन ग्रेडियंट के बनने से एटीपी बनेगा, और लास्ट में फिर डार्क रिएक्शन में किस तरह से ग्लूकोज बनता है, वो सारी चीजें अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन पहले आप थोड़ा सा बैकग्राउंड समझें। अब जो केमी या फिर बैकग्राउंड क्या, आप केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस को समझें। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस जो है इसके कुछ यू कैन से पोस्टुलेट्स हैं। इसके पोस्टुलेट्स क्या क्या हैं कि सबसे पहले एटीपी के प्रोडक्शन के लिए, एटीपी के प्रोडक्शन के लिए सबसे पहले क्या होगा, हाइड्रोजन ग्रेडियंट बनेगा, जो कि थोड़ा बहुत हम लोगों ने समझा कि कहां बनेगा और क्या होगा, आगे डिटेल में हम डिस्कस करें। दूसरा क्या है, दूसरा है कि एटीपी के प्रोडक्शन के लिए जो दूसरा इंपॉर्टेंट कंडीशन है, दूसरी इंपॉर्टेंट जो कंडीशन है वो क्या है कि जो मेम्ब्रेन है, आइदर वो माइटोकॉन्ड्रिया का है या फिर क्लोरोप्लास्ट का है, वो क्या होगा, वो इंटैक्ट होगा। इंटैक्ट का मतलब कि यहाँ पे अक्सर
मेम्ब्रेन्स में लीकेज होती है जिसकी वजह से ये H प्लस जो है ये बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से वो फोर्स जनरेट नहीं होती जिसके जो एटीपी के प्रोडक्शन के लिए चाहिए। तो मेम्ब्रेन कैसा होगा, मेम्ब्रेन इंटैक्ट होना चाहिए, इसमें कोई लीकेज जो है वो नहीं होनी चाहिए। जो H प्लस बाहर निकलेगा या अंदर जाएगा वो किस बेस पे जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ F0 या F1 जो पार्टिकल्स है, जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं या जो F चैम्बर्स हैं, इन्हीं के हेल्प से जो है अंदर जाएगा तभी फोर्स जनरेट होगा, राइट। तो मेम्ब्रेन कैसी होनी चाहिए, इंटैक्ट होनी चाहिए, उसमें कोई सिंपल बात यह है कि उसमें कोई लीकेज नहीं होनी चाहिए कि कहीं से भी H प्लस जो है वो कहीं से भी बाहर निकलना शुरू कर दें, राइट, या फिर कहीं से भी अंदर आना जो है वो शुरू कर दें। वो इसी F0 और F1 पार्टिकल्स के जरिए ही, अगर यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन स्पेस से अंदर मैट्रिक्स की तरफ जाना है, ये क्या है, ये मैट्रिक्स है ना, तो अगर इनर मेम्ब्रेन स्पेस से अंदर मैट्रिक्स की तरफ जाना है या फिर यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन स्पेस से बाहर की तरफ आना है स्ट्रोमा में, तो क्या होगा, मेम्ब्रेन इसके लिए इंटैक्ट होना चाहिए। तीसरी अगर हम बात करें तो तीसरी जो पॉइंट है वो क्या है कि F1 F0 जो पार्टिकल्स है या जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स है, एलिमेंट्री जो पार्टिकल्स हैं F1 और F0, इनका होना जरूरी है मेम्ब्रेन में। इनका होना मेम्ब्रेन में इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम देखें तो इसके बगैर वही पॉइंट है कि मेम्ब्रेन जो है, जैसे हमने इंटैक्ट मेम्ब्रेन में बात कही कि मेम्ब्रेन इंटैक्ट होना चाहिए, तो वही बात है कि F1 और F0 पार्टिकल मस्ट होने चाहिए ताकि जो हाइड्रोजन है वो सही से पंप हो, राइट, वो सही से अंदर की तरफ अगर है या बाहर की तरफ अगर है तो उसकी सही से पंपिंग हो, तभी हमारे पास फोर्स जनरेट होगा और तभी हमारे पास एटीपी जो है उसकी फॉर्मेशन होगी। तो ये कुछ एजम्पशंस थे किसके, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस के। इसमें ये भी आता है कि प्रोटॉन पंप का होना, तो प्रोटॉन पंप भी इन्हीं मतलब सारी बातें एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमती है, ठीक है, क्योंकि कहते हैं कि इस मेम्ब्रेन से कोई हाइड्रोजन जो है या अंदर या बाहर नहीं आना चाहिए, बल्कि इसी के जरिए जो है होना चाहिए, F1 F0 पार्टिकल के जरिए ही अगर बाहर जाना हो तो भी, अगर अंदर आना हो तो भी एक प्रॉपर प्रोटॉन पंप जो है, एक ग्रेडियंट जो है वो बनता है और उससे फिर क्या होगा, एटीपी की प्रोडक्शन होगी। तो बेसिकली ये जो एजम्पशंस है या जो पोस्टुलेट्स है किसके, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस के, इसी के बेस पे फोटोफॉस्फोराइलेशन भी होता है और इसी के बेस पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी होता है। दोनों जो है, अगर हम बात करें सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन की, तो सबस्ट्रेट लेवल में फिर ये चीज नहीं होती, वो किसी भी हाई एनर्जी कंपाउंड से एक एटीपी का मॉलिक्यूल जो है वो इजीली बन सकता है, क्लियर। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कुछ कंडीशंस होती है और उस कंडीशंस पे अगर कोई यू कैन से जो सिस्टम बना है अगर वो उन कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, क्लियर, अगर क्लोरोप्लास्ट है, अगर माइटोकॉन्ड्रिया है, वो इन कंडीशंस को फॉलो कर रहा है तभी हमारे पास एटीपी की प्रोडक्शन होगी, अदरवाइज नॉट। इतना आपको क्लियर हुआ। अब आगे की तरफ मूव करते हैं, इतना अच्छे से होपफुली कि आपको क्लियर हो चुका है। तो अब होगा क्या कि हमारे पास जो वो बना था एटीपी, हम कहते हैं कि लाइट रिएक्शन में क्या बना, एटीपी बना। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि वो एटीपी जो है वो बेसिकली बना कैसे था, या फिर हम यूं कहते हैं कि ग्रेडियंट कैसे बना था। अब ग्रेडियंट के भी डिफरेंट तरीके हैं, ग्रेडियंट को बनाने के लिए वी हैव डिफरेंट टाइप्स, लेट मी चेक आउट द वीडियो। ओके, अब अगर हम ग्रेडियंट की बात करें कि हमारे पास ग्रेडियंट जो है, हाइड्रोजन ग्रेडियंट एक इंपॉर्टेंट, वेरी मच इंपॉर्टेंट कंडीशन है एटीपी के प्रोडक्शन के लिए। सो अब देखते हैं कि वो कैसे बनेगा। सबसे पहले देखें, इमेजिन करें दिस इज, मैं कुछ ज्यादा बड़ा बना रही हूँ लेकिन चले ताकि आपको चीज अच्छे से क्लियर हो जाए। मैं हमेशा, मेरी यही कोशिश होती है कि आप हर एक चीज को अच्छे से समझें। सो उसके लिए चले अगर थोड़ा बहुत बड़ा बना भी दिया सो दैट्स फाइन। ये हुआ हमारे पास एक बहुत बड़ा सा थाइलाकॉइड, ठीक है, आपको रिमेम्बर है ना, आपको याद है
हम जब उसको पढ़ लेते क्लोरोप्लास्ट को, तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, थाइलाकोइड प्रेजेंट है। तो ये उसी छोटे से थाइलाकोइड को हम लोगों ने क्या किया, जूम कर दिया, राइट। कुछ ज्यादा मैंने रफ बनाया। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट का डबल मेम्ब्रेन है और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, थाइलाकोइड्स। इंटरग्रेनर के जरिए एक दूसरे से अटैच होते हैं। तो ये हम लोगों ने क्या किया, एक सिंगल थाइलाकोइड को बड़ा कर दिया, क्योंकि वी ऑल नो कि थाइलाकोइड का भी क्या होता है, एक अपना मेम्ब्रेन होता है, और वो जो मेम्ब्रेन है वो भी क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है, लिपिड बाइलेयर वो भी होता है, राइट। तो ये हमारे पास क्या हुआ, एक थाइलाकोइड मेम्ब्रेन हुआ, राइट। अब जो भी होगा इसी थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में होगा। हम जो कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो ग्रेनम में होता है, तो ये उसी ग्रेनम का क्या है, थाइलाकोइड है, एक सिंगल पूरा हम लोगों ने बड़ा बना दिया। अब यहाँ पे देखिए, मैंने आपसे कहा था कि थाइलाकोइड मेम्ब्रेन पे क्या प्रेजेंट होते हैं, फोटोसिस्टम्स। फोटोसिस्टम्स में क्या होता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, जिसको लाइट हिट करेगी, राइट, और उससे इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन होगी। वो सारी चीजें हम कल डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ हम ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। यहाँ पे ये मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि आप लोग को वो चीज फिर से थोड़ी सी रिमाइंड हो जाए और आप लोग हाइड्रोजन ग्रेडियंट के बनने को अच्छे से समझ लो। सो अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है फोटोसिस्टम 2, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, फोटोसिस्टम 2 प्रेजेंट है। लाइट आएगी, लाइट क्या, फोटोन, फोटोन आएगी, राइट, इस फोटोसिस्टम को हिट करेगी। इस फोटोसिस्टम का इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होगा, एक्साइट होगा। एक्साइटेशन में क्या करेगा कि वो उस फोटोसिस्टम को छोड़ देगा। हम लोगों ने वहां पे डिस्कस किया था साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 अगर दोनों यूज हो रहे, फिर कौन सा साइक्लिक पाथवे चलेगा, नॉन साइक्लिक पाथवे, जिसको हम लोग जेड स्कीम के नाम से भी जानते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड होगा तो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स या इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, राइट। और हम लोगों ने ये भी स्टडी किया था कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, वो इलेक्ट्रॉन फ्लो जो है वो रिडॉक्स पोटेंशियल के बेस पे होता है। रिडॉक्स पोटेंशियल क्या है, किसी भी इलेक्ट्रॉन कैरियर की वो कैपेसिटी कि वो इलेक्ट्रॉन को कितना एक्सेप्ट कर सकता है और कितना उसको कैरी कर सकता है, राइट। तो यहाँ पे हाई रिडॉक्स पोटेंशियल के बेस पे इलेक्ट्रॉन की फ्लो होगी, क्लियर। ये अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, अभी हम लोग डार्क रिएक्शन डिस्कस नहीं कर रहे, हम डिस्कस कर रहे हैं उसको कि हमारे पास हाइड्रोजन ग्रेडियंट कैसे बनेगा, क्लियर। अब अगर हम देखें तो यहां से जब हाइड्रोजन ग्रेडियंट बनेगा, एटीपी बनेगा, वही एटीपी जाके यूज होगा डार्क रिएक्शन में और हमारे पास ग्लूकोज की फॉर्मेशन होगी। बट वो भी इतना इजी स्टेप नहीं है, काफी सारे प्रोसेसेस जो है उसमें इन्वॉल्व होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन इसको कौन लेगा, इसको एक्सेप्ट करेगा प्लास्टोक्विनोन, इसको एक्सेप्ट करेगा प्लास्टोक्विनोन। अब ये सब कहाँ चल रहा है, आप इमेजिन करो एक थाइलाकोइड को, एक सिंगल थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में ये सब कुछ जो है वो चल रहा होता है, राइट। तो इसको कौन क्या करेगा, प्लास्टोक्विनोन। तो ये प्लास्टोक्विनोन जो है इसका, जैसे कि हम लोगों ने ईटीसी में डिस्कस किया था, मैं वहां बार बार इससे इसलिए रिलेट कर रही हूँ कि अगर आप लोगों ने लाइव सेशन देखा है तो आपको चीजें मतलब जब रिलेट होगी तो होती है तो इजी होता है। लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं भी देखा, आगे जाके आप लोग एटीसी को समझेंगे, तो रिलेशनशिप बेसिकली चीजों को ईज प्रोवाइड करता है। इसी वजह से मैं बार बार उसको रिलेट कर रही हूँ, ताकि अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा या आगे जाके देखेंगे तो आपको चीजें समझने में आसानी हो, राइट। तो जैसे ईटीसी में हमारे पास क्या हुआ था, यूबिक्विनोन जो था वो कन्वर्ट हुआ था यूबिक्विनोल में, सेम जस्ट लाइक दैट यहाँ पे भी क्या होगा, प्लास्टोक्विनोल जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा प्लास्टोक्विनोल में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे होता क्या है, इसका जो फंक्शन है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को कैरी करना नहीं है, बल्कि हाइड्रोजन ग्रेडियंट बनाने में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैसे, यहाँ से इन्होंने हाइड्रोजन लिया, ठीक है, वो हाइड्रोजन इन्होंने क्या किया, अब यहाँ पे बेसिकली फिनोमेना क्या चलता है कि ये हमारे पास है स्ट्रोमा, ये हमारे पास क्या है, स्ट्रोमा। आप इसे इस स्पेस, ये जो पूरा आपको स्पेस दिखाई दे रहा है ना, आप इसको इमेजिन कर सकते हैं ये क्या है, स्ट्रोमा है। तो प्रोसेस ऐसे चलेगा कि यहाँ पे ये जो H प्लस है इसकी कॉन्सेंट्रेशन को कम करना है। यहाँ पे इनसाइड द जो हाँ ल्यूमिन इसको कह सकते हैं,
या जो इनसाइड द थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है, इसको क्या कहते हैं, ल्यूमेन कहते हैं। तो ल्यूमेन में हम लोगों ने हाइड्रोजन ग्रेडियंट जो है वो बढ़ाना है किसी भी तरीके से और यहाँ पे कम करना है। तो ये क्या करेगा कि ये स्ट्रोमा से लेगा, मैट्रिक्स से उसको लेगा हाइड्रोजन को, ये बिक्विनॉल में कन्वर्ट होगा और जो इलेक्ट्रॉन इसके पास है, अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया और साथ में हाइड्रोजन भी एक्सेप्ट कर दिया। अब ये आगे अपने जो ये प्लास्टोक्विनोल है, ये प्लास्टोक्विनोल में वापस कन्वर्ट हो जाएगा और इसका जो हाइड्रोजन है, इसका जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन कहाँ आएगा, ये हाइड्रोजन इसको ल्यूमेन में छोड़ देगा। जो प्लास्टोक्विनोल है ये अपने हाइड्रोजन को ल्यूमेन में छोड़ देगा और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बाकी दूसरे जो ट्रांसपोर्टर्स हैं या जो कैरियर्स हैं उनके पास जाएगा। ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। प्लास्टोक्विनोन जो है वो कन्वर्ट होगा प्लास्टोक्विनोल में, हाइड्रोजन लेगा। क्यों? क्योंकि इसका काम सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करना, कैरी करना नहीं है, बल्कि हाइड्रोजन ग्रेडियंट बनाने में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये क्या करेगा, मैट्रिक्स से या स्ट्रोमा से हाइड्रोजन को लेगा, जिसकी वजह से हाइड्रोजन में कमी आ जाएगी, स्ट्रोमा में हाइड्रोजन में कमी आ जाएगी। इसी वजह से क्या होगा कि ये जो प्लास्टोक्विनोन है ये इलेक्ट्रॉन को आगे ट्रांसफर करेगा और हाइड्रोजन को किधर लाएगा, ल्यूमेन में लाके छोड़ देगा। ये क्या है, ये ल्यूमेन है। सो मतलब हुआ ये कि यहाँ पे अब हाइड्रोजन ग्रेडियंट है जो वो थोड़ा बहुत बढ़ रहा है। क्लियर, इतना आपको क्लियर हुआ। इसके अलावा इसके पास जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हुई, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हुई, सो इसमें क्या होगा, इसके पास प्रेजेंट होता है एक ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। ये ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, ये H2O की स्प्लिटिंग करेगा, ये H2O की स्प्लिटिंग करेगा। ल्यूमेन बेचारे को जगह ही नहीं मिल रही, चले इधर ही लिख देते हैं ल्यूमेन। ये क्या है, ल्यूमेन है पूरा। ये H2O की जब स्प्लिटिंग करेगा तो इससे क्या बनेगा, इससे बनेंगे हाइड्रोजन, इससे बनेगा ऑक्सीजन और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे अगेन क्या हुआ, हाइड्रोजन बना। ये इलेक्ट्रॉन जो है ये वापस इसके पास आ जाएंगे, इसकी डेफिशिएंसी पूरी कर लेंगे, लेकिन ये हाइड्रोजन जो है इससे क्या हुआ, इससे ग्रेडियंट बढ़ गया इनसाइड द ल्यूमेन, इनसाइड द थाइलेकोइड स्पेस। इसको हम लोग थाइलेकोइड इनर स्पेस भी कहते हैं। जिस तरह से ईटीसी में क्या था, इनर मेम्ब्रेन स्पेस में ग्रेडियंट बना था, यहाँ पे थाइलेकोइड स्पेस में ग्रेडियंट बनेगा। क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है ये H2O की स्प्लिटिंग करेगा, जिससे हाइड्रोजन है वो ल्यूमेन में आएगा, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाएगा। तो एक तो प्लास्टोक्विनोल यहाँ से दे रहे हैं, दूसरा जो है ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, H2O की स्प्लिटिंग से हाइड्रोजन जो है वो बढ़ रहा है। अब ये यहाँ पे देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन था ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, ये आएगा साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में, ये आएगा साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में। इस साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से ये वापस आएगा फोटोसिस्टम 1 में। तो इसका भी तो इलेक्ट्रॉन जो था वो हुआ था ना, एक्साइटेड होकर चला गया था, जिसको आगे जाके आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स मिला था, फिर आगे जाके वो जो पूरा प्रोसेस हुआ था। देखिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लाइट रिएक्शन काफी डिटेल में स्टडी किया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इसको टाइम वेस्टेज कहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैं प्रोसेस वो लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुकी हूँ, बट आई एम जस्ट ट्राइंग कि आप लोग को वो चीजें रिमाइंड हो और आप लोग इस प्रोसेस को अच्छे से समझे, क्योंकि यहाँ पे जो मेन फोकस है हमारा हाइड्रोजन ग्रेडियंट को बनाना है, जो कि एटीपी के प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो एटीपी बनेगा वही एटीपी जाके डार्क रिएक्शन में यूज होगा और डार्क रिएक्शन में फिर जब वो यूज होगा तब हमारे पास ग्लूकोज जो है उसका एक मॉलिक्यूल बनेगा। क्लियर। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जो है किसके पास आएगा, फोटोसिस्टम 1 के पास आएगा। इस फोटोसिस्टम से ये कहाँ आएगा, ये आएगा आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स के पास, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स के पास आएगा। अब आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स के पास जब ये आएगा तो आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स के बाद ये जाएगा फेरेडॉक्सिन के पास, और फेरेडॉक्सिन के बाद यहाँ पे प्रेजेंट होता है फेरेडॉक्सिन NADP रिडक्टेज। ये क्या करेगा, FD-NADP रिडक्टेज, ये क्या करेगा, यहाँ पे ये NADP को रिड्यूस करवाएगा।
ये NADP को रिड्यूस करवाएगा किसमें? NADPH में। ये इसको NADPH में रिड्यूस करवाएगा। अब यहाँ पे NADPH को H कहां से मिला? स्ट्रोमा से मिला। ठीक है, स्ट्रोमा से क्यों मिला? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने ग्रेडियंट को कम करवाना है, यहाँ पे ग्रेडियंट को ज्यादा करवाना है। क्लियर? ग्रेडियंट को हम लोगों ने इनर स्पेस में ज्यादा करवाना है, इंक्रीज करवाना है, जबकि यहाँ पे लो करवाना है। इसी वजह से यहाँ पे प्रेजेंट होता है FD NADP रिडक्टेज, और ये FD NADP रिडक्टेज क्या करेगा? ये NADP को रिड्यूस करवाएगा NADPH में। तो अब देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले प्रोसेस क्या हुआ कि प्लास्टोक्विनोन जो था वो प्लास्टोक्विनोल में कन्वर्ट हुआ, इसने अपना उसके बाद ये फिर से प्लास्टोक्विनोन में कन्वर्ट हुआ और इसने अपना जो हाइड्रोजन था वो कहाँ छोड़ दिया? ल्यूमिन में छोड़ दिया। दूसरा प्रोसेस क्या हुआ? एक तो इसकी वजह से हाइड्रोजन क्या हुआ? बढ़ा। दूसरा क्या हुआ? H2O की स्प्लिटिंग हुई। H2O की स्प्लिटिंग की वजह से यहाँ पे अगेन हाइड्रोजन ग्रेडियंट जो है वो बढ़ गया, जबकि उसके कंपैरिजन में यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, स्ट्रोमा में कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं जिसमें हाइड्रोजन जो है वो ग्रेडियंट उसकी वजह से बढ़ चुका, राइट? और यहाँ पे ऑलरेडी जो था यहाँ पे ग्रेडियंट बढ़ा, यहाँ पे कम था, और यहाँ पे और भी कम हुआ क्योंकि NADP जो था वो रिड्यूस हो गया। NADP की रिडक्शन की वजह से जो यहाँ स्ट्रोमा में हाइड्रोजन ग्रेडियंट था वो और भी कम हो गया। तो अब क्या हुआ? ग्रेडियंट कहाँ पे बना है? ग्रेडियंट जो है वो इनर मेम्ब्रेन स्पेस में बना है। क्लियर? और यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं F1 F0 पार्टिकल, F1 F0 पार्टिकल्स या एलिमेंट्री पार्टिकल्स। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन बढ़ा है, लाइक आप लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है ग्रेडियंट बढ़ा है, ठीक है, बढ़ा मतलब इंक्रीज हुआ है, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। तो अब यहाँ से हाइड्रोजन आएगा इसी पंप के जरिए, इसी चैम्बर के जरिए। क्लियर? एक फोर्स जो है वो यहाँ पे जनरेट होगी, जब यहाँ पे ग्रेडियंट बढ़ जाएगा एक फोर्स जनरेट होगी, और इस फोर्स की वजह से ये क्या होगा? इस चैम्बर के जरिए बाहर आएंगे, ठीक है, और ये जो हेड है, ठीक है, ये जो F1 हेड है ये रोटेट होगा क्योंकि इसमें प्रेजेंट होता है ATP सिंथेज। अगेन आई एम रिपीटिंग, हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया में इसको काफी डिटेल में डिस्कस किया है जब हम सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पढ़ रहे थे उस वक्त। तो यहाँ पे F1 और F0 या F1 जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स है इसके जरिए ये H+ जो है ये क्या होगा? ये बाहर आएगा। क्लियर? और इससे क्या होगा? ATP सिंथेज जो है वो रोटेट होगा, F1 हेड जो है वो रोटेट होगा, और इसके रोटेशन से क्या होगा? इसी के रोटेशन से हमारे पास ADP और PI करीब आएंगे और होगी फॉर्मेशन ATP की। फॉर्मेशन होगी किस चीज की? ATP की। तो ये था हमारा पूरा प्रोसेस कि किस तरह से हमारे पास ग्रेडियंट बनता है। तो अब देखिए आप लोग, हमारे पास केमियोस्मोटिक प्रोसेसेस के जो केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस है उसके सारे असम्पशंस पूरे हो रहे? बिल्कुल हो रहे। सबसे पहले क्या हुआ? हाइड्रोजन ग्रेडियंट बढ़ा। कहाँ पे? थाइलाकोइड स्पेस में, या उसको हम लोग ल्यूमिन भी कहते हैं। कहाँ गया? जिसको जगह ही नहीं मिल रही थी, ये ल्यूमिन में क्या हो जाता है? हाइड्रोजन ग्रेडियंट बढ़ जाता है। एक असम्पशन इसका पूरा हुआ, एक कंडीशन इसकी पूरी हुई। दूसरा क्या था कि इंटैक्ट मेम्ब्रेन हो, इंटैक्ट मेम्ब्रेन हो। तो कहीं आपको कहीं पे दिख रहा है कि या इस जगह से हाइड्रोजन गया है, या इस जगह से गया है, या इस जगह से अंदर आया है, या इस जगह से बाहर गया है? नहीं, क्योंकि मेम्ब्रेन क्या है? इंटैक्ट मेम्ब्रेन है। इंटैक्ट का मतलब कि इससे कोई लीकेज जो है वो हाइड्रोजन की नहीं हो सकती। इसी वजह से तो हाइड्रोजन का ग्रेडियंट यहाँ पे बढ़ गया, फोर्स जनरेट हुआ। फोर्स जनरेट हुआ तभी हाइड्रोजन जो है वो क्या हुए? बाहर की तरफ जाना, मूव करना शुरू कर गए, राइट? तीसरा उसका असम्पशन क्या था? तीसरा उसका असम्पशन था कि इसमें क्या प्रेजेंट होगा? F1 F0 पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे या एलिमेंट्री पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। केमी का मतलब क्या है? केमिकल्स, ऑस्मोसिस, ठीक है। तो कुछ केमिकल या कुछ ऑस्मोटिक प्रोसेसेस, कुछ इवेंट्स होती है जिससे क्या होता है? हमारे पास ATP की प्रोडक्शन होती है। आइदर इट इज फोटोफॉस्फोराइलेशन और इट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब यहां से जो ATP हमारे पास बना, यहां से हमारे पास जो ATP बना, ये ATP जाएगा डार्क रिएक्शन में, और डार्क रिएक्शन में जब हम लोग केल्विन साइकिल को स्टडी करेंगे तो केल्विन साइकिल में क्या होगा? केल्विन साइकिल में हमारे पास यही ATP यूज होगा, और लास्ट में क्या बनेगा? लास्ट में हम जो बहुत शौक से गाते हैं,
मुफ्त में प्लांट से ले लेते हैं ग्लूकोज, वही बनेगा, राइट। तो होपफुली आप लोग को प्रोसेस जो है वो अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। क्या है केमी ऑस्मोटिक प्रोसेस, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, इसको आज हम लोगों ने डिस्कस किया, जिसमें हम लोगों ने क्या स्टडी किया कि हाइड्रोजन ग्रेडियंट जो है वो कैसे बनेगा और एटीपी की प्रोडक्शन जो है वो कैसे होगी। क्लियर। अब डिस्कस करते हैं अपने, या चले टॉपिक जो है वो ज्यादा लेंथी हो जाता है, इस वजह से इसके बाद वाले लेक्चर में इंशाल्लाह डार्क क्रिएशन को स्टडी कर लेंगे, क्योंकि फिर टाइम जो है वो ज्यादा, लेक्चर ज्यादा लेंथी हो जाते हैं। सो इस वजह से हम करेंगे ये कि आज हमारे केमियोस्मोटिक का प्रोसेस जो है वो हुआ, इसके बाद नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो डार्क रिएक्शन में होगा। बस इतना याद रखिएगा कि यहाँ से जो एटीपी बना वही एटीपी जाके डार्क रिएक्शन में यूज होगा, और डार्क रिएक्शन में हमारे पास क्या होगा, एटीपी की ग्लूकोज की फॉर्मेशन होगी, और यही एटीपी जो है वहां पे यूज होगा। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहे, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, और अल्ट्रा बेसिक एकेडमी के साथ कनेक्ट रहिए। इसको सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और कमेंट्स भी क्या करें,